हेलो बच्चों, तो ये 12th क्लास का दक्षिण एशिया है, समकालीन दक्षिण एशिया, जिसके अंदर हम क्या है पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 के अंदर हम भारत बांग्लादेश के संबंध पढ़ेंगे। तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। भारत बांग्लादेश के बाकी के जो मतलब साउथ एशिया के अंदर देश आते हैं उनके साथ संबंध पढ़ेंगे और सार्क, उसके बाद ये लेसन फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड की अगर एक बात बोलना चाहूँ तो यही बोलूंगा, किसी भी हालत के अंदर पॉलिटिकल साइंस को हर कोई समझे। ऐसा नहीं है कि इसको पर्टिकुलरली 12th के स्टूडेंट्स ही समझे, अगर कोई और भी इसको देख रहा है तो पूरी देखे। उससे क्या होगा, उससे पूरे एक तो इंडिया की नॉलेज होगी और ऊपर से जो फॉरेन कंट्री है उसकी नॉलेज होगी, और वो नॉलेज जो काम आएगी वो सभी के एक ये काम आने वाली है कि जब भी देश के अंदर कोई डिसीजन लिए जा रहे होंगे तो आप समझ सकेंगे कि उससे हम क्या प्रभावित होंगे। क्योंकि देखो, आप चाहे कितना भी पॉलिटिकल से दूर हो जाओ, राजनीति से कितना ही दूर हो जाओ, पर राजनीति आपसे दूर नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सबसे बेस्ट ये है कि आप वोट डालो या मत डालो, फिर भी जो नेता चुना जाएगा वो सबका प्राइम मिनिस्टर होगा, वो सबके सीएम होंगे, वो सबके क्या होंगे, एमपी होंगे, एमएलए होंगे। ये नहीं है कि हमने आपको वोट नहीं डाला इसलिए आप हमारे एमपी नहीं हो। इसलिए जो व्यक्ति, यानी वन साइडेड लव क्यों करना, टू साइडेड लव करते हैं ना। मतलब समझ में आया? इसका मतलब यही है, साफ सीधी बात ये है कि आप अच्छा नेता चुनो और बिना पैसे लिए नेता चुनो। अरे समझ नहीं आया? फिर जो चुन के आएगा वो तुम्हें पसंद करेगा ही करेगा, क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। इसलिए वोट सारे डालने हैं, इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं इस लेसन को, स्टार्ट करते हैं। भारत बांग्लादेश के संबंध। देखो, समकालीन जो दक्षिण एशिया है उसके अंदर बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रोल करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हिस्सा है इंडिया है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का हमने पार्ट 2 में कर लिया है, पार्ट 3 के अंदर बांग्लादेश देख रहे हैं। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या क्या इशू है, तो फर्स्ट नंबर पे तो इशू यहाँ से, ये देखो, ये गंगा निकलती है, ये ऐसे गंगा निकलती है, अरे समझ नहीं आ रहा, और इस तरीके से ये रही, ठीक है। इधर ये ब्रह्मपुत्र आती है, सांगपो करके, सांगपो, फिर अरुणाचल प्रदेश से इंटर, असम से होते हुए, अरे समझ नहीं आ रहा, मेघना बन जाती है, अरे समझ में नहीं आ रहा। तो बांग्लादेश में जो तो नदी जल बंटवारे को लेकर क्या है, बांग्लादेश के साथ बहुत विवाद है इंडिया का। एक तो गंगा नदी, क्लियर है, जो कहां से होके जाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों से होकर निकलती है। और दूसरा सांगपो नदी, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र बन जाती है भारत में, और बांग्लादेश में मेघना बन जाती है। क्लियर हो गया? तो एक तो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी जल समझौता, ठीक है। बांग्लादेश को अक्सर ये आपत्ति रहती है कि बांग्लादेश को जो पानी की जितनी जरूरत है इंडिया उतना पानी नहीं देता है, ठीक है। 1991 से पहले भारत वाकई ही नहीं देता था, समझे नहीं? भारत का समझौता हुआ 1996, हाँ 1993 एंड 6, हाँ 1993 समझौता हुआ, और उस समझौते के अंदर हमने एक समझौता किया बांग्लादेश से कि हम आपको क्या है, बाकायदा नदी जल बंटवारे पे क्या बोलते हैं, पानी बांटेंगे, और इस तरीके से जिससे आप भी खुश रहो और हम भी खुश रहो, ठीक है। क्योंकि गर्मी के टाइम में पानी की बहुत किल्लत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी यहाँ से बहती हुई आती है, बात समझ में नहीं है? ये क्या नाम है आपका, वो सिक्किम, ये सिक्किम से होती हुई आती है बंगाल, और फिर यहाँ पर क्या, बंगाल बांग्लादेश में आ जाती है। तो अभी जब क्या नाम है G20 की बैठक के अंदर जो शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आई थी, वो तिस्ता नदी जल समझौता ही करने आई थी कि तिस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर हमें संतुष्टि मिल जाए, कि पानी हमें पर्याप्त मिले। तीसरा, गंगा नदी जल समझौता, यहाँ से जो गंगा नदी जाती है इन पे हमारे क्या है, बांग्लादेश के साथ समझौते हैं। फिर भारत सरकार जो है वो बांग्लादेश से खुश क्यों नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें भारत सरकार क्या बांग्लादेश की सरकार से खुश नहीं है। तो उसका पहला रीजन जो है, कट्टरपंथी जमातों का आज धर्म को लेकर वहां पर क्या कट्टरता फैलाना, हिंसा करना। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बांग्लादेश के अंदर जो गैर मुस्लिम है उनको क्या है, धर्म के नाम पर मारा जाता है, और वो लोग कौन होते हैं, कट्टरपंथी जमात। अरे समझ, जो इस्लाम को बहुत कट्टरता से मानते हैं। एक घटना भी घटी थी 2016 या 17 की है, जिसके अंदर ये बताया गया, एक क्या नाम है जगह पर घुस गए आतंकवादी, अरे समझ में नहीं आ रहा, और उन्होंने क्या लोगों से कलमे पढ़वाए। मतलब समझ, मुसलमानों में कलमे होते हैं यार इसमें, तो जिसने कलमे पढ़ दिए उसको तो छोड़ दिया, और जिसने नहीं पढ़ पाए उसे मार दिया, चाहे भले वो मुसलमान ही क्यों ना हो। बात समझ में ही नहीं? यानी कि एक हिंदू भी व्यक्ति था वहां पर ही, आए ना, उसको कलमे याद थे, उसने बोल दिया, वो बच गया। बात समझ में ही नहीं आ रही है? यानी कि इतनी अनपढ़ता है, इतना ज्यादा कट्टरपंथा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे दूसरा क्या है,
पूर्व उत्तर की जो, ये देखो ये नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, ये जो है ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, इसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, एक भाई ये रहा और 7 बहनें ये रही, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, एक चिकनेक है, चिकनेक मतलब बहुत छोटी सी गर्दन, अरे समझ में नहीं आ रहा, यानी करीबन करीबन 22 किलोमीटर की है, बहुत छोटा सा पार्ट है जो इंडिया, पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, ये दिख रहा है ये हिस्सा, ठीक है, चिकनेक बोलते हैं, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, अरे समझ में नहीं, कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, 22 किलोमीटर का। तो यहाँ पर क्या है, जाने में ये 22 बाई चांस की बात है, कभी ऐसी नौबत आ जाए कि ये कॉरिडोर बंद हो जाए तो इंडिया नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ईस्ट से कैसे मिलेगा, अब समझा, कभी युद्ध हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बाई चांस की बात है, 22 किलोमीटर का रास्ता बहुत पतला हुआ ना, ठीक है। तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जरूर होना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं हम कितने ही बहादुर सही, पर बहादुर व्यक्ति अगर अकलमंद है तो वो कभी नहीं हारेगा, पर बहादुरी बहादुरी है, अकलमंदी नहीं है तो कभी कभार भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें अल्टरनेटिव रूट बहुत जरूरी थी, तो वो अल्टरनेटिव रूट हमें कहां से मिल सकता था, तो हम चाहते थे ये यहां से जाने दे हमें, यहाँ पर जो चटगांव है, अरे सुने, बांग्लादेश में क्या है, चटगांव है, तो चटगांव हम चाहते थे कि बंगाल से हटे, मतलब से कोलकाता जो पोर्ट है ना, उससे यहाँ पर आए चटगांव से और यहाँ नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाए, ठीक है। तो इस बात को लेकर कौन नाराज हो गया, बांग्लादेश, नहीं भाई हम आपको क्या रास्ता नहीं देंगे, तो भारत को गुस्सा तो आएगी आएगी कि यार तुम्हारे क्या दिक्कत है, थोड़ा सा चटगांव से निकल के हम अपना नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाएंगे, उन्हें रास्ता देने से मना कर दिया, दूसरा भारत सरकार का नाराजगी है। फिर क्या है, हमें म्यांमार ने रास्ता दिया है, हर समझ नहीं आ रहा, म्यांमार से हम पोर्ट भी बना रहे और नॉर्थ ईस्ट का हमें रास्ता मिला, ठीक है। बट फिर भी हमें, अगर आप पड़ोसी देश हो के और जिस जो कह रहे हो कि हम आपके हर प्रॉब्लम में साथ दें, तो उस दौरान क्या आपको भी हमारी प्रॉब्लम में साथ देना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के चटगांव जाने से रास्ता देने से मना करना। नेक्स्ट ढाका, देखो क्या नाम है, ये इसके पास जो है नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, तो हम चाहते हैं कि बांग्लादेश क्या करे, हमें जो नेचुरल गैस है वो सेल करे, बेचे, हम खरीदने को तैयार है, अब किसी दूसरे देश को भी तो बेच रहे हो, तो उन्होंने क्या है बेचने से मना कर दिया कि हम आपको क्या है प्राकृतिक गैस नहीं देंगे, निर्यात नहीं करेंगे आपके साथ, क्लियर। तीसरा क्या है, म्यांमार के पास भी नेचुरल गैस है, म्यांमार जब इंडिया को क्या है सेल करना चाहता है, यानी एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया को, सॉरी इंडिया इंपोर्ट करना चाहता है, वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, यानी वो निर्यात ही करेगा, ठीक है। तो वो निर्यात करेगा तो इसने रास्ता देने से मना कर दिया कि नहीं हम पाइपलाइन बिछने ही नहीं देंगे अपने देश से, ठीक है। तो इस बात से भी इंडिया क्या नाराज है, क्लियर हो गया। ये कारण है कि बांग्लादेश से भारत नाखुश है इन बिंदुओं पर, ठीक है। अब बांग्लादेश की सरकार भारत सरकार पर क्या आरोप लगाती है, तो पहला कि इंडिया व्यापार में बेईमानी करता है, ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। व्यापार में बेईमानी क्या होती है, एक देश के द्वारा दूसरे देश से, इसका मतलब सिर्फ इतना है, इंडिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है, बांग्लादेश बहुत छोटा देश है, बात समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है। यानी कि हम बांग्लादेश से करीबन करीबन मान के चल लो तो हमारा 32.28 किलोमीटर है, अरे समझ में उसका 1.6 लाख किलोमीटर है, अरे सर अप्रोक्स बोल रहा हूं। तो उस दौरान क्या है, ये हमसे करीबन करीबन देखा जाए तो 1.5 गुना कम कर लो, यानी 32 का 1.5 करना, 32 का मतलब क्या बोलते हैं 1/3 निकाल, मतलब समझ में आ रहा है, 32 गुना कम कर लो, 32 गुना कम करेंगे तो 32, और नेक्स्ट नंबर पे 32 का हाफ कितना हो गया 15, इसमें इसका मतलब करीबन करीबन मान के चलो 20 गुना इंडिया बड़ा है, किससे, लगभग लगभग, ठीक है, बांग्लादेश से। तो आप अंदाजा इस बात से लगाओ, जो इतना बड़ा देश है तो वो जो है बिजनेस दूसरे देशों से ज्यादा कर रहा है, अरे समझ नहीं, हम इससे कम चीजें क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और ये हमारे देश से बहुत ज्यादा चीजें खरीद रहा है, तो व्यापार इसे अक्सर लॉस में जा रहा है, जिस वजह से वो कह रहा है कि व्यापार में क्या हो रहा है, हमें इंडिया बेईमानी कर रहा है, पहला। और दूसरा कारण क्या है, नदी जल विवाद को लेकर वो कहता है कि भारत दादागिरी बर्ताव करता है, दादागिरी बड़ा मतलब सुना है, जैसे तिस्ता नदी के बंटवारे को लेकर अभी विवाद चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे गंगा नदी, अब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जरूरत भी तो देखेंगे, समझौता ठीक है फिर भी हम अपनी जरूरत भी तो देखेंगे ना। नेक्स्ट नंबर पे क्या, चटगांव की समस्या भड़काने के लिए, यहाँ पर चटगांव है, अरे समझिए, तो वहां की समस्या भड़काने के लिए भी आरोप लगाता है कि वहां के लोगों को क्या भड़काते हैं विद्रोह करने के लिए। नेक्स्ट नंबर, प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने के लिए, मतलब जो नेचुरल गैस है उसको क्या है, जिसे कहते हैं ना चुराना, ऐसा कुछ करना, इसका आरोप लगाते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे, अब इन दोनों के बीच में सहयोग किन किन चीजों पर है, तो भारत की लुक ईस्ट नीति, मतलब इसमें सॉरी लुक ईस्ट, हाँ पहले लुक ईस्ट 1991 के अंदर इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी की अपनाई थी, इसका मतलब है पूरब की ओर देखो, पूरब हमारा किधर पड़ता है, इस तरफ, तो इसका मतलब पूरब की ओर देखेंगे तो बांग्लादेश भी आ जाएगा, बांग्लादेश म्यांमार, ये पूर्व ईस्ट का क्या है
पार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से क्या है, ये लुक ईस्ट का हिस्सा है। और जब क्या नाम है 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बदल दिया। इसका मतलब देखना नहीं है, देख बहुत लिया हमने यहाँ से खड़े हो गए पूर्व को, अब हम चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पूर्व की ओर चलो नीति का क्या हिस्सा है 2014 में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अपनाई। नेक्स्ट नंबर पे आर्थिक संबंध। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के अंदर जो 8 देश हैं, वैसे 7 देश है, 8वां बांग्लादेश भी है ना, तो उस दौरान क्या है, टोटल हमारा सबसे ज्यादा जो व्यापार है वो बांग्लादेश के साथ ही है। बांग्लादेश के साथ हमारा $10 बिलियन का क्या बिजनेस पहुंच गया है। अभी तक साउथ एशिया में इतना बिजनेस किसी के साथ नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट, CEPA का मतलब क्या समझ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें 5 क्षेत्रों में बिजनेस हमारा क्या है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में मजबूत है। एक तो पर्यटन, एक दूसरे के देश में घूमने जाना। नेक्स्ट नंबर पे स्वास्थ्य, हेल्थ की फैसिलिटी देना एक दूसरे को। नेक्स्ट नंबर पे व्यापार, बिजनेस करना। बस समझ में आई मेरी? तो इन क्षेत्रों में हमारे आपस में सहयोग है, किस किस के बीच में, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश। 2015 में दोनों ने कुछ इनक्लेव्स को शेयर किया था, करीबन 150 इनक्लेव रही होंगी। इंडिया की इनक्लेव ज्यादा थी, बांग्लादेश की कम थी, ठीक है, पर हमने अप्रोच ले लिया है। आगे समझेंगे ये क्या है, भारत और बांग्लादेश के बाद जो नेक्स्ट देश है वो साउथ एशिया के अंदर कौन है, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे हैं, तो इसके अंदर लिखेंगे भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक विवाद है जिसके कारण क्या है तनाव उत्पन्न हुआ था और कभी कभार अभी भी हो जाता है, और वो क्या है उसका जातीय संघर्ष। क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग हैं वो जाफरन क्या है आइलैंड में रहते हैं, यानी कि ये जाफरन हिस्से में रहते हैं। ये जो जाफरन हिस्सा है ये तमिलनाडु के जस्ट पास में, क्योंकि तमिल लोग यहाँ से क्या है यहाँ लाए गए थे गुलामी के टाइम में, जब ब्रिटेन के दोनों देश गुलाम थे। तो उस दौरान क्या यहाँ से लोगों को बंदी बनाकर गुलाम बनाकर यहाँ लाया गया और उनसे काम करवाया गया। वो लोग परमानेंटली यहीं रहने लगे। पर जब दोनों आजाद हो गए, इंडिया 1947 में आजाद हो गया, श्रीलंका 1948 में आजाद हो गया, तो ये लोग अब भाई वापस तो जाएंगे नहीं, क्योंकि एक पीढ़ी क्या कोई भी देश नागरिकता कब दे देता है, कोई 5 साल रह ले तो नागरिकता दे देता है, 10 साल रह लेता है। इनकी तो 2-4 पीढ़ियां रह ली थी, तो वो अब वापस क्यों इंडिया जाएंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो पर क्या हुआ, आजादी के बाद भी ये लोग यहाँ आना इनका जारी रहा, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जातीय संघर्ष छिड़ गया। क्योंकि वहां के जो सिंगली लोग थे, जो खुद को क्या है मूल निवासी मानते थे श्रीलंका का, उन्होंने इन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया, और इसके कारण क्या जातीय संघर्ष छिड़ गया। क्योंकि अगर जब लोग तमिल लोगों को मारा जा रहा हो तो उस दौरान तमिलनाडु के लोग और पूरी भारत की सरकार या भारत के लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया कि ऐसे तो गलत है, इसको शांति से वार्ता को क्या हल करते हैं। तो ये पूरा हमने क्या है पार्ट 1 में बता दिया, ठीक है। हम यहाँ कंक्लूड करते हैं ओनली। नहीं, जब संघर्ष बढ़ गया तो भारत की जो हमारी रॉ एजेंसियां थी, आरएस में नहीं है, रॉ एजेंसी थी, उसने क्या है इन्हें परीक्षण भी दिया, हथियार भी दिए, आरएस में इसलिए कि भाई आपकी हक की लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। क्योंकि श्रीलंका गवर्नमेंट हमारा साथ ही नहीं दे रही थी, लोगों को मार रही थी, तो हम कैसे मरते हुए देख लें अपने लोग, ठीक है। जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडियन गवर्नमेंट, जब श्रीलंका की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने बात करना शुरू किया तो फिर रोका गया, यार ठीक है, मतलब इसको रहने देते हैं, अरे समझ नहीं क्या करते, ये वाले इशू को रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। हम क्या करेंगे, शांति से बात करेंगे। शांति से बात कैसे करेंगे, अब समझना। शांति से बात करने का सबसे बेस्ट रीजन ये है कि भाई अब देखो, ना उन्हें ट्रेनिंग देंगे, ना उनको फाइनेंस देंगे, उनको समझाएंगे कि अब जो आपकी देश की सरकार है वो मानने को तैयार है, ठीक है, तो आपको क्यों लड़ना है, ठीक है। फिर भी तमिल लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। जो यहाँ के कौन थे, तमिल लोग थे, लिट्टे के मेंबर जो थे, इसलिए भारत सरकार ने अपनी आर्मी भेजी, ठीक है। इंडियन आर्मी गई वहां पर, ठीक है, और वहां पर उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन चलाया। और इस जो ये शांति अभियान था, ठीक है, इंडियन फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, क्या इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, ये क्या हुआ, इस युद्ध में फंस गई। क्योंकि ये गुरिल्ला युद्ध था और इंडियन आर्मी गुरिल्ला युद्ध के लिए क्या है ट्रेन नहीं थी उस समय, क्लियर है। क्योंकि हमारे देश के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसको गोली मारनी है और किसको नहीं मारनी है, तो उस दौरान चूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारी आर्मी बॉर्डर पे तैनात रहती है, जो आ रहा है उसको गोली ही मारनी है। क्यों मारनी है, क्योंकि वो दुश्मनी होगा। पर सोचो देश के अंदर अगर आर्मी तैनात की जाए तो उसके लिए हमारी क्या है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस अलग से हैं जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, ठीक है, जो पैरा मिलिट्री जिसको कहते हैं, क्लियर है। तो उस दौरान क्या वो देश के अंदर लड़ती हैं, तो इस दौरान इनको भेजा गया, वो क्या इस युद्ध में फंस गई, और करीबन 1000 सैनिक हमारे क्या है मारे गए इसके अंदर। समझे, 2 साल हमने ये लड़ाई लड़ी, और उसके बाद भी क्या दोनों लोगों ने बुरा माना। एक तो जो तमिल लोग थे, क्योंकि भाई तमिल को ही रोक रहे थे,
तो बेसिकली ये जब लड़ाई होगी तो मारे तो जाएंगे, तो इसलिए क्या तमिलनाडु के लोगों ने भी इसका विरोध किया, बुरा माना, और श्रीलंका के लोगों ने बुरा माना कि भारत सरकार क्या कर रही है, हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रही है। और ठीक है, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। जब तक क्या हुआ कि जो मतलब जब क्या नाम है गांधी जी थे, गांधी कह रहा हूँ, राजीव गांधी थे, उन्होंने क्या वो प्राइम मिनिस्टर के पद से भी हट गए, इसलिए आर्मी वापस बुला ली गई। बट क्या हुआ नवंबर तक, मतलब नवंबर कह रहा हूँ 1990 तक, 1990 तक आर्मी का वापस आना पूरा हुआ। ठीक है, इसके अंदर हमारा नुकसान हुआ, हमने वो लड़ाई लड़ी जो लड़ाई किसको लड़नी चाहिए थी, श्रीलंका की आर्मी को लड़नी चाहिए थी। ठीक है, वो लड़ाई हमने लड़ी और हमारा नाम भी नहीं हुआ, ऊपर से क्या है बदनामी और मिली। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे यही एक ऐसा ऑपरेशन था जो इंडियन मतलब मिलिट्री जो थी, इंडियन जो आर्मी थी वो कंप्लीट करके नहीं आ पाई। समझ में नहीं, यानी कि इंडियन आर्मी को जो भी टास्क दिया जाता है वो पूरा कंप्लीट करती है। हर समझ में नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट होना। हर समय पर यहाँ क्या हुआ, इस वॉर में फंस गए, क्योंकि ये गोरिल्ला वॉर था, ऊपर से प्रेशर भी था कि भाई वापस बुला लो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या असंलग्नता की नीति अपनाई है। असंलग्न मतलब होता है किसी भी श्रीलंका के विवाद में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। अब सहयोगात्मक संबंध क्या क्या है भारत और श्रीलंका के बीच में, तो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है 1998 के अंदर कि दोनों फ्री ट्रेड करेंगे, आप हमारे देश में आके कुछ भी बेचो, हम आपके देश में आके कुछ भी बेचेंगे, जो नॉर्मल टैक्स होता है सिर्फ वही आपको पे करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, जिसके ऊपर पर्टिकुलरली कोई हाई चार्जेस टैक्स के नहीं लगते। ठीक है, जो नॉर्मल टैक्स हमारे यहाँ के लोगों को देना पड़ रहा है वही आपके लोगों को देना पड़ेगा। लागू कब हुआ, 2000 के अंदर हुआ व्यापार। समझना, अभी जो 2021 में व्यापार पहुंच चुका था वो 5.45 बिलियन डॉलर का पहुंच चुका था श्रीलंका और भारत के बीच में। बट उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है उसे ट्रेड डेफिशिएट लगता है। ट्रेड डेफिशिएट मतलब जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका क्या रहती है, हमेशा लॉस में रहता है। अरस में नहीं, क्यों, क्योंकि उसे क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और ये देश बहुत छोटा है, तो हम इससे बिजनेस कम करते हैं, क्योंकि हमें जो चीजें चाहिए जो श्रीलंका बना रहा है वो ऑलरेडी हमारे देश में बन रही है, तो हम क्यों खरीदेंगे श्रीलंका से। अरे समझ में नहीं आ रहा, तो हम अपने देश में ही खरीद लेते हैं, हम यहाँ से नहीं मंगाते। पर हमारे देश में ऐसी बहुत चीजें बन रही है जो श्रीलंका में नहीं बनती है, तो श्रीलंका को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो इसी वजह से इसको नुकसान ज्यादा होता है, यानी जब दूसरे देशों से आप चीजें ज्यादा खरीद रहे हो तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो एक तो कारण ये है व्यापार घाटा लगता है श्रीलंका को, श्रीलंका इस बात से बहुत नाराज आता है कि व्यापार घाटे को कैसे पूरा किया जाए। भारत ने ठीक है, हम इस विषय पे भी सोचते हैं। अब पता ही है कि उस दौरान क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब ये है जो मैं बता रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए जब आपके पास फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं रहेगा, यानी आपके पास विदेशी मुद्रा ही नहीं रहेगी, इंटरनेशनल डॉलर, इंटरनेशनल करेंसी जो डॉलर है वही आपके पास नहीं रहेगा दूसरे देश को पे करने के लिए, तो आप पेट्रोल कैसे खरीदोगे, डीजल कैसे खरीदोगे, मतलब उसमें जो नेचुरल गैस है वो कैसे खरीदोगे, और ये चीजें तो आपके देश में तो है नहीं। तो कोई भी चीज जो जरूरी वाली है विदेशों से खरीदनी, उसके लिए आपको फॉरेक्स रिजर्व यानी कि डॉलर देना है, और डॉलर क्या हो गया श्रीलंका के पास खत्म हो गया। इसी वजह से वहां क्राइसिस आया, यही क्राइसिस पाकिस्तान में भी आया। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, श्रीलंका को 4 बिलियन डॉलर की मदद दी। कितना, कहां रहा, ये रहा, भारत ने श्रीलंका को 4 बिलियन डॉलर की दी, जो सबसे ज्यादा किसी भी देश के द्वारा दिया गया कर्जा है। आईएमएफ ने भी उसको सिर्फ 2.9 बिलियन डॉलर का ही कर्ज दिया। और इसमें चाइना ने भी इतना कर्जा नहीं दिया, वैसे चाइना 5 सालों तक 17 से लेके 22 तक सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला था, 17, 18, 19, 20, 21 तक, अरस में नहीं आ रहा, पर 22 और 23 में हमने उसे 4 बिलियन डॉलर तक कर्जा दिया, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, हम चाहते हैं पड़ोस के अंदर शांति बनी रहे और पड़ोसी देश जो है हमारे समर्थन में रहे, कंट्रोल में रहे, हर इसमें विदेशी जो देश है वो उनमें इंटरफेयर ना कर पाए। क्लियर हो गया, तो ये चीजें। और क्या नाम है, 26 दिसंबर जब 2004 को सुनामी आई थी तो 30,000 लोग मारे गए श्रीलंका के अंदर, अर्ज में नहीं आया, 1.5 लाख लोगों ने अपनी आजीविका खो दी और 1 मिलियन लोग विस्थापित हो गए, जगह छोड़नी पड़ी। तो भारत ने क्या रिहेबिलिटेट करने के अंदर, यानी कि दोबारा से पुनर्निर्माण करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भी क्या किया, श्रीलंका की मदद की। ठीक है, अभी भी हम मदद कर रहे हैं, श्रीलंका संकट में है, तो ये भारत के क्या है और श्रीलंका के सहयोगात्मक संबंध है। ठीक है, व्यापार के अंदर सहयोगात्मक संबंध हो गया, मुक्त व्यापार समझौता हो गया। निवेश, हम क्या है श्रीलंका में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश है। क्लियर, नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इतना कर्जा देने के बाद भी हमने क्या है, मतलब करीबन करीबन कितना 15 बिलियन
15 मिलियन डॉलर क्या है वहां के मंदिरों में लाइट लगाने पर खर्चा करेंगे, लाइट लगाने पे, जिससे कि लोग जो इंडिया के घूमने जाएं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अरे समझ नहीं आया। और हम लोगों को इंक्रीज करेंगे कि आपके यहाँ टूरिज्म बढ़े, अरे समझ नहीं, उस पर हम खर्चा करेंगे 10 बिलियन डॉलर का। तो हम श्रीलंका को इतनी मदद दे रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, श्रीलंका और भारत के संबंध। भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं, तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाली बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई है। ध्यान देना, शांति और दोस्ती की। कैसी संधि है, शांति और दोस्ती की भारत और नेपाल के बीच में संधि हुई है, जो 31 जुलाई 1950 को हो गई थी। ठीक है, इस संधि के अंदर भारत के एक तो राजदूत थे, उन्होंने साइन किए, और नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे कौन, मोहन शमशेर सिंह जंग बहादुर। कौन, मोहन शमशेर सिंह जंग बहादुर राणा। ठीक है, वहां नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं। अरे समझिए, अभी के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। अरे समझ नहीं आ रहा तो ऐसा मत सोचना, इसलिए बड़ा सा है, याद कर लो, लिख दिया है। ठीक है, अभी जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। क्लियर। अब विदेशी नीति और सुरक्षा नीति में भी भारत और क्या नाम है, श्रीलंका का समझौता है, सॉरी भारत और नेपाल का समझौता है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर भारत बहुत सहयोग देता है बनाने में, क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उस दौरान क्या दूसरे देश कम इंटरेस्टेड होंगे ना नेपाल में। ठीक है, तो इंडिया बहुत इंटरेस्टेड रहेगा क्योंकि उसका पड़ोसी देश है। तो 1950 के दौर में एक बात तक तो ये भी पहुंच गई थी 1950 से 55 के बीच में कि नेपाल को भारत का ही राज्य बना लेते हैं। मतलब से नेपाल गवर्नमेंट ने खुद प्रपोजल दिया कि एक काम करते हैं, इसे क्या है आप राज्य बना लो अपना ही। तो भारत ने कहा नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी क्या है, ये विस्तारवाद की नीति हो जाएगी, और जो हमारे पड़ोसी देश है वो हम पर आरोप लगाएंगे कि भारत क्या कर रहा है, अपने पड़ोसी छोटे छोटे देशों को डरा धमका के अपने में शामिल कर रहा है। तो ये हमारी नीति नहीं है। बात तो वही है कि अब देखना आर्टिकल 9, इस संधि का आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि इसको आज से ही लागू किया जाएगा, यानी 31 जुलाई से, और आपके लोग हमारे देश के अंदर बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के आ जा सकेंगे, और आपके देश के लोग हमारे देश में क्या है, बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं, वो भी आज से ही, जब से संधि पे साइन हुआ। क्लियर है। विदेशी नीति और सुरक्षा, सुरक्षा मतलब समझ में, वहां की जो आर्मी है उसको हमारी इंडियन आर्मी ट्रेन करती है। हर समय, क्योंकि देखो कोई भी अगर वेल ट्रेन बनना है तो एक टीचर तो होना चाहिए ना, और हमारी आर्मी क्या है, वेल ट्रेन एंड वेल डिसिप्लिन्ड है, तो वो चीज क्या है उनको भी हम सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या, दोनों देशों के बीच में व्यापार अच्छा खासा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्योंकि वहां के लोग ज्यादातर इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे देश से जितनी भी, यानी कि यूं समझ लो नेपाल को सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता देने वाला देश भारत है। समझे, सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता उसके डेवलपमेंट के लिए कहां से मिलती है, नेपाल से। इसको स्कूल हो गए, रोड हो गए, या क्या बोलते हैं रेलवे हो गई, इंडिया हर चीज में मदद देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में जो नेपाल है उससे हमारी दोस्ती अच्छी बनी रहे, वैज्ञानिक सहयोग हम देते हैं, प्राकृतिक संसाधन वहां पर क्या है, हम उससे ये भी कह रखा है कि आपके यहाँ पर नदियां हैं। ठीक है, मतलब पता ही पहाड़ी एरिया है, तो वहां से जो पता है माउंट वगैरह, तो वहां पर बर्फें पिघलती हैं, फिर नदियां बनती हैं, अरे समझे, नीचे की तरफ गिरती हैं, तो वहां पर आप डैम बनाते हैं। ठीक है, डैम बनाते हैं, वहां पर बिजली पानी को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके वहां बिजली जनरेट होगी। आपके देश में इतना कंजप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, पर रिसोर्सेज बहुत है, तो उसको क्या आप हमें सेल करो, हम खरीदने को तैयार है। अरे समझिए, तो ये क्या प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन के क्या, जल प्रबंधन ग्रिड के मामले में हम एक साथ हैं। ठीक है, यानी कि हम नेपाल को सहयोग देते हैं। अब भारत सरकार आरोप क्या लगाती है, उसके बावजूद भी नेपाल एक ऐसा देश, देखो हमारे देश के अंदर अगर कोई बिना वीजा वगैरह के आ सकता है पासपोर्ट के, तो नेपाल से आ सकता है। हमारे यहाँ से पता है इस कंट्री से बहुत ज्यादा क्या आतंकवादी घटनाएं, ये नहीं, अब पाकिस्तान देखो यहाँ आसानी से पहुंच जाएगा, और यहाँ से फिर इंडिया आ जाता है। बांग्लादेश के लोग हो गए, हर समय नहीं, इधर क्या नाम है, चाइना के हो गए, तो अस्थिरता क्रिएट हो सकती है। पर नेपाल गवर्नमेंट ने भी एक वादा किया हुआ है कि जब तक नेपाल में एक भी नेपाली जिंदा है तब तक भारत के ऊपर क्या है, नेपाल की भूमि से हमला नहीं होगा। मतलब समझ, ये हम आपको क्या वादा करते हैं। ठीक है, हमारे किसी भी देश के साथ कैसे भी संबंध हो, पर भारत की भूमि से क्या है, मतलब नेपाल की भूमि से भारत पर कभी हमला नहीं होगा जब तक एक भी नेपाली जिंदा है। क्लियर है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि नेपाल जो है, हर समझिए, वो क्या कर रहा है, चाइना से दोस्ती बढ़ा रहा है। किससे दोस्ती बढ़ा रहा है, ऊपर जो चाइना है, ठीक है, ये कौन है, चीन। ठीक है, चीन से जो दोस्ती बढ़ा रहा है, और ये भारत को खटक रही है, क्योंकि चीन भारत का क्या है, एक दुश्मन है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि 1962 के अंदर हमारा वॉर हुआ था और उस वॉर में उसने हमसे बहुत जमीन ले ली। अभी भी वो क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्जा दिखा रहा है। आ रहा समझ में नहीं आया? तो उस दौरान क्या है, इसकी जो दोस्ती चीन से बढ़ रही है, ये भारत को बहुत खटक रही है। भारत ने कहा यार हर वो चीज हम दे, देखो अभी चाइना ने भी नेपाल में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। चाइना की वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी को क्या है, नेपाल समर्थन देकर आ गया। अभी जो प्रधानमंत्री थे वहां के, पुष्प कमल दहल परचंड, वो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। ठीक है, हम मानने को तैयार है कि जो क्या नाम है इसका, तिब्बत आपका है। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या नाम है, कौन सा पार्ट, वो ताइवान, ताइवान आपका है। ठीक है, तो भारत से कंसल्ट नहीं किया, यार इसमें नहीं है। जबकि भारत क्या है, वन चाइना पॉलिसी को नहीं एक्सेप्ट करता। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है अरुणाचल प्रदेश को भी उसका पार्ट मान लेना, अरे अक्साई चीन को भी क्या है, पार्ट मान लेना। तो उस दौरान इंडिया तो इस बात को नहीं मानने वाला। तो नेपाल हमारा अच्छा दोस्त है, तो उसे हमसे इस चीज पे कंसल्ट करनी चाहिए, उसने नहीं किया। आगे देखते हैं, नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों को भी क्या खिलाफ कदम नहीं उठाती। कैसी भारत विरोधी क्या बोलते हैं एक्टिविटीज है, जैसे मैंने बताया यहाँ से आतंकवादी घटनाएं हो गई। ठीक है, आतंकवादी अक्सर देखा, कोई मूवी भी देखोगे तो उसमें देखना आतंकवाद कहाँ से, नेपाल से पकड़ के ला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर दूसरा एग्जाम्पल आप किसको ले लो, काउंटरफेट। अरे इसमें नकली मुद्रा, सही में यहाँ से भेजना बड़ा आसान हो जाता है। तो हमें नेपाल पर, हम फिर भी क्या है बॉर्डर खोले हैं, इसका कारण यह है कि नेपाल हमारा एक अच्छा दोस्त है, सहयोगी है और हमेशा बना रहना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, नेपाल सरकार क्या आरोप लगाती है, देखो नेपाल में क्या मौवावादी है। मौवावादी जो चीन के अंदर जो मौवा है, मौवा एक व्यक्ति था जहां पर जो चाइना में रेगुलेशन लेकर आया था 1949 के अंदर। ठीक है, और 1962 तक वो जीवित नहीं, यार सॉरी 1966 1972 72 76 1972 तक शायद वो जिंदा रहे। अरे समझे, तो उनके जो समर्थक हैं उन्हें मौवावादी बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम नक्सलवादी बोलते हैं। ठीक है, जो नक्सलिस्ट होते हैं वो क्या है, इनके देश के अंदर विद्रोह करते रहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल परचंड, वो चाइना की तरफ क्यों ज्यादा झुके हैं, क्योंकि वो भी क्या है एक मौवावादी विचारधारा की समर्थक है। ठीक है, तो भारत, वो कहते हैं कि भारत मौवावादी का समर्थन करता है। भाई हम क्यों करेंगे, हम खुद क्या है नक्सलवादियों के अगेंस्ट हैं। हमारे क्या है, यहाँ देखो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अरे छत्तीसगढ़, ये राज्य इंपेक्टेड है, मतलब इनका प्रभाव पड़ा हुआ नक्सलवादियों का। और 45 जिले अभी भी, 2023 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 45 जिले ऐसे हैं जिनमें नक्सलवाद प्रभावित जिले अभी भी हैं। भारत के 45 जिले नक्सलवाद से प्रभावित है अभी भी। पहले कितने थे, तो पहले 90 से 92 थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है कि भारत अंदरूनी मामलों के अंदर क्या करता है, इंटरफेयर करता है नेपाल के। जबकि भारत इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता है। भारत कहता है हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते जब तक आप मदद नहीं मांगते। ठीक है, नेक्स्ट नंबर मैंने बताया पन बिजली, आप बिजली बनाओ, उसको क्या है डैम वगैरह पे खर्चा हम करेंगे, बिजली भी आपकी खरीद लेंगे। नदी जल बंटवारे को लेकर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे बहुत ऐसे इशू हैं अर्ज में जिसके अंदर नेपाल क्या है उसके अगेंस्ट है। जैसे अभी काला पानी को लेकर विवाद छिड़ गया था कि हमारा प्रदेश है, हमारे हिस्से को वो करने लगा। भारत सरकार नेपाल अपने क्षेत्र को समुद्र तल तक पहुंचने से रोकती है। यानी देखो चारों तरफ पृथ्वी मतलब उससे घिरा हुआ है जमीन से, तो वो कहता है कि ये नेपाल सरकार हमें समुद्र में पहुंचने से क्या करती, मतलब भारत सरकार रोकती है। अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो भाई हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। अरे हम भी तो बताएंगे कि हम तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हम बेवकूफ थोड़ी नहीं है। वन साइडेड लव नहीं करना चाहिए यार, ऐसे नहीं यार। तो ये सोच रहा है कि हमें प्यार करेंगे, अरे भाई तुम्हें भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर हम भी दूर है। अरे समझ में नहीं आ रहा, पता चलेगा तुम्हें भी। पड़ोसी देश है वो है भूटान। भारत और भूटान के संबंध कैसे हैं, तो देखो भूटान और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। इसका सबसे पहला कारण जो बहुत बड़ा है कि क्यों अच्छे रहेंगे, इसका कारण ये है कि नेपाल का जो सॉरी भारत का जो दुश्मन है वो चीन है, और इसी तरीके से भूटान का जो दुश्मन है वो भी चीन है। ठीक है, अंदाजा इस बात से लगाओ चीन के राजदूत भी किस में नहीं है, भूटान में नहीं है। और वन चाइना पॉलिसी को भूटान नहीं मानता है। चाइना बहुत दबाव डाल रहा है भूटान के ऊपर कि वो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ले, मान ले कि ताइवान उसका हिस्सा है, नेफा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा वो बोल रहा है मैं, पर भूटान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। फिर भी वो झुक रहा है, ये भारत के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है। भारत और भूटान दोनों का क्या है संबंध, किसके साथ अच्छे नहीं है, चीन के साथ अच्छे नहीं है। नेक्स्ट नंबर पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखो अभी बहुत प्रॉब्लम है। म्यांमार के अंदर ही देख लो, म्यांमार कह रहा हूँ सॉरी, इस समय मणिपुर ही देख लो, मणिपुर के अंदर मेती और कुकी आपस में लड़ गए। अर्ज में नहीं है, जो जातीय संघर्ष छिड़ गया। तो ऐसे जो संघर्ष होते हैं विद्रोहियों को क्या है भूटान क्या भगा देता है, खदेड़ देता है।
तो ये क्या है, भारत के लिए बहुत मदद हो जाती है कि दूसरे देश में पनाह ना मिल पाना। ठीक है, जो गुरिल्ला होते हैं, गुरिल्ला मतलब समझ में आ गया, जो गुरिल्ला युद्ध छुप छुप के लड़ते हैं, ठीक है, उग्रवादी टाइप के। नेक्स्ट में भारत भूटान की जितनी भी परियोजनाएं हैं, पनबिजली परियोजनाएं, उनके अंदर वो क्या करता है, मदद देता है। मतलब उसमें पनबिजली हो गया, रोड बनाने में हो गया, अर्ज में नहीं आता, डैम बनाने में हो गया, उनमें ही बड़ी योजनाएं में कौन साथ देता है, इंडिया साथ देता है। इंडिया सबसे अधिक अनुदान देने वाला देश है भूटान को। भूटान को और किसी देश से इतना अनुदान नहीं मिलता जितना किससे मिलता है, इंडिया से मिलता है। भूटान के बहुत सारे वर्कर क्या है, इंडिया में काम करने आते हैं और काम करते हैं, भारत में नहीं, और भारत उनको सपोर्ट करता है। अभी जो भूटान के राजा घूमने आए थे इंडिया, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ उनकी फोटो भी थी, वार्तालाप भी हुआ, जिसमें सहयोग की बात की गई। दो जो क्या नाम है, मतलब 2 सीट क्या मेडिकल की रिजर्व की गई उनके शाही परिवार के लिए, कि भाई आपके यहाँ से कोई मेडिकल हमारे यहाँ कर सकता है। ठीक है, भारत भूटान का क्या नाम है, सबसे अधिक अनुदान देने वाला देश है। और नेक्स्ट नंबर पे भारत क्या है, भूटान को, ध्यान देना, सबसे बड़ा व्यापारिक देश भी है। यानी भूटान के साथ इतना बिजनेस कोई और नहीं करता देश जितना भारत करता है। ठीक है, यानी 80% जो इसके आयात निर्यात है विदेशों से, जो सामान मंगाना है, बेचना हो गया, वो इंडिया को करता है 80%। और जो वो है वो कितना है, $1.02 बिलियन यूएसडी। कितना, यूएसडी 2022 के अंदर। ये क्या है, जो देश है वो भारत और मालदीव है। ठीक है, जिसको मालदीव बोलते हैं। अब समझना ये क्या है, यहां पर है, समझना ना, इस तरीके से है। माले क्या है, यहाँ की कैपिटल है, समझना। तो ये जो देश है, छोटे 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 क्या आइलैंड के अंदर है, तो इसका जो सबसे स्टार्टिंग जो रिलेशन हुआ, बहुत छोटा देश है, यहाँ की इकोनॉमी मात्र कितनी है, 7 बिलियन की है। सोचो, $7 बिलियन, इससे ज्यादा क्या है, हमारे यहाँ के एक बिजनेसमैन जो है नहीं है, बड़ों की तो छोड़ो, अगर मिडल भी ले लोगे तो उसकी उससे ज्यादा नेटवर्थ है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1988 के अंदर श्रीलंका से तमिल भाड़े के क्या सैनिक आए और उन्होंने मालदीव की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की सोची। ठीक है, उस दौरान उसने मदद मांगी, किससे मदद मांगी, सोचो, पहले पहले उसने मदद मांगी पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान की नेवी आए और हमें क्या है, बचाए इन भाड़ों के सैनिकों से। उन्होंने मना कर दिया, हमने इंटरफेयर करेंगे। दूसरे नंबर पे किसको बुलाया, दूसरे नंबर पे श्रीलंका से मदद मांगी, श्रीलंका ने भी मना कर दिया। तीसरे नंबर पे यहाँ पर एक आइलैंड है और उस आइलैंड का नाम है डियागो गार्शिया। डियागो गार्शिया, जो मतलब अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका ने भी कह दिया हमें कम से कम लगेंगे तो 2 दिन से ज्यादा। ठीक है, आप किसी और से मदद मांगो। फिर इसने मदद किससे मांगी, ब्रिटेन से। और इसमें यूके के पास, यूके ने भी कह दिया हमारी में क्या है, जो रॉयल नेवी है, ठीक है, मतलब ब्रिटिश रॉयल नेवी जो है वो मदद करने नहीं आ पाएगी। उन्होंने सजेशन दिया इंडिया से मदद मांग के देखो, आज में नहीं आ रहा, तो इंडिया से फिर इन्होंने मदद मांगी। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत ऑपरेशन क्या है, कैक्टस चलाया। ठीक है, नेवी, हमारी नेवी और एयरफोर्स दोनों को क्या ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन था, नेवी और किसका, एयरफोर्स का। ठीक है, वो आए, उन्होंने मात्र, हर में नहीं है, अंदाजा लगा लो कि तुरंत ऑपरेशन चालू किया, 2 दिन के अंदर ऑपरेशन खत्म। इनको क्या है, जो भाड़े के सैनिक आए थे उनको उखाड़ फेंका। ठीक है, और ऑपरेशन कैक्टस सफल हो गया, भारत की बहुत तारीफ। सोचो, ब्रिटेन की जो मार्गरेट थेचर वहां की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी कहा कि इंडिया ने क्या साउथ एशिया के अंदर स्टेबिलिटी लाने का एक अच्छा कदम उठाया है। अमेरिका की जो डियागो गार्शिया, जो वहां का क्या है बेस था, वहां से भी तारीफ आई कि भारत ने क्या ये अच्छा कदम की उठाया है कि जो साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में आते हैं वहां स्टेबिलिटी रहे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग, क्योंकि देखो चारों तरफ है तो मछली पकड़ना आसान होगा। ठीक है, पर्यटन, ये मालदीव जो है वो मतलब एक टूरिज्म का बहुत अच्छा स्पॉट है, ज्यादातर लोग देखना जाते भी है। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए अच्छे क्या इंडियन गवर्नमेंट ने मदद की। बट अभी जो वर्तमान में आए हैं, नहीं वहां के जो इससे पहले जो वहां के राष्ट्रपति थे वो कौन थे, इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली जो थे, ठीक है, वो इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे, यानी इंडिया के सपोर्ट में रहते थे। ठीक है, हमारे अच्छे संबंध चल रहे थे। बट क्या हुआ, जब अभी इलेक्शन हुआ 2023 के अंदर, उसमें जो राष्ट्रपति बने मुइज, आए नहीं, मोहम्मद मुइज बने, जो कौन सी पार्टी के थे, पीपल्स नेशनल कांग्रेस, वो चाइना को समर्थन करते। उन्होंने कैंपेन लगाया कि आउट इंडिया,
अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं तो इंडिया को देश से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, मालदीव से, और चाइना को इन चाइना, मतलब इसमें चाइना को अंदर करना है, इंडिया को बाहर करना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, इंडिया से हमारे अच्छे संबंध है, हम इंडिया से संबंध अच्छे बनाए रखेंगे। किसने, जो इब्राहिम सोली थे, जो पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, पर जीत कौन गया, मोहम्मद मोइस, और इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से मिले और कहा कि जो आपके 72 सैनिक म्यांमार के सॉरी मालदीव में है, उनको आप क्या वापस बुला लो, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो मानना है कि 7 बिलियन टोटल इकोनॉमी है, 14 बिलियन पीपी के बेस पे है, गवर्नमेंट ही बदल दो। नहीं, रियल बात है ना, है, सोचो अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, इंडिया को बाद में प्रॉब्लम होगी। सोचो चाइना यहाँ पर आ गया तो एक बेस बना ले अपना, तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऊपर से इंडियन ओशन के अंदर क्या है, आ जाएगा वो, ठीक है, अभी वहां से दिक्कत दे रहा है, फिर यहाँ से भी दिक्कत देगा, ठीक है। इसलिए सबसे बेटर क्या है, गवर्नमेंट ही बदल दो। 7 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आज मैंने अपनी तरफ से ही क्या है 50 सैनिक भेज दो, आज मैंने कौन सा ज्यादा बजट आने वाला है, ठीक है। राष्ट्रपति को मरवा दो, दोबारा री इलेक्शन करा दो, बात खत्म। नहीं होना चाहिए, साउथ एशिया की पॉलिसी हमारी फेल हो रही है। हर समय हमारे हाथ से देखो म्यांमार निकल गया, ये क्या नाम है, मालदीव निकल गया, नेक्स्ट में पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट पहले से ही है, ठीक है, नेपाल उधर की तरफ घिस रहा है, पूरा देखना, बांग्लादेश क्या नाम भूटान, उसको वो खींचने की कोशिश कर रहा है, साउथ एशिया के सारे देश वो ले जाएगा, तो हम स्टेबिलिटी कहाँ से लाएंगे। ये देखो, इसको व्यापार के अंदर उसने फंसा दिया। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आता तो चाइना की तरफ पहले ही से ही था, हर समझ में नहीं आ रहा। बांग्लादेश को वो कोशिश कर रहा है, हम कह सकते हैं बांग्लादेश अभी हमारे साथ है, ठीक है। तो इस दौरान क्या है, साउथ एशिया की जो इस समय पॉलिसी है, मुझे लगता है इंडियन पॉलिसी वो फेल हो रही है। क्यों, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही क्या है कोशिश कर रही है कि इसको भी क्या है साथ ले लेते हैं, उसको भी साथ लेते हैं। नहीं, हम पावरफुल हैं और पावर दिखानी चाहिए। जब आप पावरफुल हो तो पावर दिखानी चाहिए। हर समय दूसरा देश कोई इनको मदद नहीं करने वाला इतना जितना हमने की। इन्हें भी पता चलेगा 10 सालों के अंदर जा रहे, ठीक है निकल, अर्ज में नहीं है। फिर जब दोबारा आए तो कंडीशन ये होनी चाहिए, दब के रहना है, दोस्ती वाला संबंध नहीं। चाइना किसको दोस्ती बना के रख रहा है, अपने पड़ोसी देशों के अंदर उसने सबसे बिगाड़ रखी है, और जितने उसके कंट्रोल में, दबाव के कंट्रोल में है, मतलब ना उसका प्रेशर मान रहे हैं कि हाँ भाई वो पावरफुल है तो है, हम पावरफुल हैं तो मानने में क्या दिक्कत है, पड़ोसी देशों को मानना पड़ेगा। 7 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी लेकर ये इंडिया पे फूलेगा और इंडिया कहेगा ओ वाओ क्या बात है। उसकी टोटल जितनी इकोनॉमी है, हमारा बजट उससे 1000 गुना है, 1000 गुना नहीं मतलब 7 ढाई 70, 10 गुने से ज्यादा तो बजट है हमारा डिफेंस का। अरे समझिए, तो ऐसे देशों से हम दब रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे देश, वो तो कंट्रोल में रहने चाहिए ना, 2.5 फुट का है उछलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो ये मोस्ट एंड लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो वो सार्क है। सार्क की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या होता है, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के अंदर कैसा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने वाला संगठन है, ठीक है। स्थापना कब हुई, दिसंबर 1985 के अंदर। जो क्या नाम है, बांग्लादेश के जो सेना अध्यक्ष थे एच.एम. इरशाद, उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि हमें साउथ एशिया में क्या व्यापार के लिए सारे देशों को इकट्ठा आना चाहिए। उस समय इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं था, इंडिया को लगा कि ये छोटे छोटे देश क्या है हमारे अगेंस्ट एक संगठन बनाना चाहते हैं, इसलिए इंडिया भी उतना इंटरेस्टेड नहीं था। बाकी देशों को ये लग रहा था, छोटे छोटे देशों को, कि इसमें इंडिया बहुत ताकतवर बन के उभरेगा और वो क्या है हम पे अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये संगठन बना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, साफ्टा रखा गया है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2002 में साइन हुए, लागू 2006 में होना था। इसका मतलब ये था 20% जो टैक्स है वो कम करना है। हर यानी जो आप टैक्स लगाते हैं दूसरे देशों में बिजनेस करने पर, तो उसका 20% आप क्या करोगे, चीजें कम कर लोगे। अर्ज में नहीं है ये कहना, उतना सक्सेस नहीं हो पाया साउथ एशिया। इसका कारण क्या है, इसका कारण इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है। इंडिया पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर काफी चीजों में दुश्मनी है, जैसे कि मान के चलो कश्मीर को लेकर विवाद है, वो कहता है बिजनेस की बात बाद में, पहले कश्मीर का इशू सॉल्व करो। हमने करना ही नहीं है, तुमसे बिजनेस करेगा कौन, अरे में नहीं आ रहा, ठीक है। अंदाजे इस बात से लगा लो, क्योंकि इंडिया हमारा क्या है, इंटरनल पार्ट ऑफ द इंडिया है, इंटरनल पार्ट ऑफ द मतलब कंट्री है, जो देश का आंतरिक भाग है, उस पर हम डिस्कशन कैसे करें। शुक्र समझो तुम्हें बोलने दे रहे हैं, बोलने देना बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट नंबर 5%, क्या इंडिया जितना बिजनेस करता है, हर समझ में नहीं आ रहा, उसका सिर्फ 5% ही क्या है साउथ एशियन नेशन के साथ करता है। यानी ये जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ सिर्फ कितना 5% टोटल है सार्क देशों का बिजनेस। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, सबसे बड़ा हमारा पार्टनर जो है वो कौन है, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। हर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर समझने वाली और बातें क्या है, और बातें ये है कि साउथ एशिया के अंदर काफी लोग इंटरफेयर करना चाहते हैं। इसका कारण ये है, इंडिया वर्ल्ड की 3rd पावर बन के उभर रहा है,
ठीक है, किसके अंदर थर्ड पावर बन के उभर रहा है, इकोनॉमी में पांचवी पावर है, डिफेंस के अंदर देखोगे तो वो चौथी पावर है। अरे समझे, तो उस दौरान क्या है, वर्ल्ड की जो महाशक्ति है अमेरिका, अमेरिका इस देश इस क्षेत्र में इंटरफेयर करना चाहता है। तो पाकिस्तान तो उसका पहले ही सहयोगी था, अब वो चाहता है कि और भी देश सहयोगी बने, जैसे श्रीलंका हो गया। चाइना भी इसमें इंटरफेयर करना चाहता है क्योंकि इंडिया उसको प्रतिद्वंदता यानी कि कंपटीशन दे रहा है। तो इसी कारण क्या है, नए जो क्षेत्र उभर रहे हैं, तो चाइना इसीलिए देखो इसको भी, चाइना जो पाकिस्तान है वो उसके पास उसका समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर श्रीलंका के भी उसके अभी अच्छा खासा उसने इन्वेस्टमेंट किया था। नेक्स्ट नंबर पे उसने फॉरेक्स रिजर्व दिया था। ठीक है, नेपाल, ये भूटान को कोशिश कर रहा है, नेपाल को कोशिश अपने में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में दबदबा इंडिया का कम किया जा सके। और इंडिया ऐसा चाहता नहीं है, इंडिया चाहता है, देखो इंडिया चाहता है पूरी साउथ एशिया में किसका दबदबा हो, भारत का हो। ठीक है, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में। चाइना चाहता है पूरी एशिया में दबदबा किसका हो, चीन का हो। अमेरिका चाहता है पूरे वर्ल्ड के अंदर दबदबा किसका हो, अमेरिका का हो। क्लियर हो गया, सबका अपना अपना मोटिव है। ठीक है, पर इंडियन गवर्नमेंट जो है, अरे समझिए, उसको साउथ एशिया के अंदर क्या है, डोमिनेंस क्रिएट नहीं करने दिया जा रहा। चाइना क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब इसीलिए हम भी क्या है, चाइना को प्रॉब्लम क्रिएट करने के पीछे नहीं हटेंगे। अगर तू हमारे मामले में इंटरफेयर करेगा तो हम तेरे मामले में इंटरफेयर करेंगे। हम उनके पड़ोसी देशों के साथ क्या है, समझौते कर रहे हैं, टेंशन मत लो, आ रहा है समझ नहीं आ रहा, हम साथ हैं। इसी वजह से आसियान मेंबरों के अंदर देखो, हम बिजनेस करने गए थे सिर्फ, पर हम क्या बाकी मामलों में भी इंटरफेयर कर रहे हैं। क्लियर हो गया, तो ये दक्षिण एशिया है। ठीक है, दक्षिण एशिया 2019 के अंदर जब भारत के ऊपर हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से हमने क्या कोई सम्मेलन नहीं किया, 5 साल होने जा रहे हैं। ठीक है, हमने वो सम्मेलन कैंसिल कर दिया, तब से कोई सम्मेलन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अब शायद उम्मीद है कि 2024 में हो, आगे देखते हैं। तो सार्क को पुनर्जीवित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे, क्योंकि सार्क ये जो देश हैं वहां पर क्या गरीबी बहुत है। ठीक है, ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ की जो पर जीबी मतलब पर पर्सन कैपिटा है वो बहुत कम है। भारत का ही सोच लो कितना है, 3500 कुछ है, 2500, 2500 बहुत कम होता है, इसका 1500 है। अफगानिस्तान का तो कितना है, 600 कुछ है। हर में तो यहाँ गरीबी बहुत है। नेक्स्ट नंबर पे इसको ही ले लो, 3500 के करीब है, तो ये ज्यादा नहीं है, दूसरे देशों के मुताबिक तो बहुत कम है। तो ये रीजन है, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, और वही क्या करेगा, इस देश के अंदर स्टेबिलिटी लेके आएगा, गरीबी खत्म करेगा, और बेमनस्ताएं खत्म करने में भी क्या है सहयोग देगा। तो इसी के साथ ये लेसन फिनिश एवरीवन, बाय।